अपने चैनल पर हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। इसको सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस को टाइमली देख लें। वैसे तो मैं ईसाई घराने में ही पैदा हुआ था, मगर कट्टर ईसाई ना होने की वजह से कभी गिरजाघर में नहीं जाता था। माँ बाप ने शुरू में कोशिश की, मगर फिर मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया। लेकिन अब बीवी बीमार रहने लगी तो मेरी माँ ने मुझे गिरजाघर में जाकर इबादत करने का कहा, ताकि मेरी बीवी को शिफा मिल जाए। मेरी बीवी एक कम सूरत, सादा सी लड़की थी और मैं बहुत हुस्न परस्त मर्द था, इसलिए मुझे बीवी की इतनी परवाह नहीं थी। मगर मेरे दो दोस्त बहुत ही छोटे छोटे बच्चे थे। इन बच्चों की खातिर मैं भी चाहता था कि बीवी सेहतमंद और जिंदा रहे। माँ ने इबादत का कहा ताकि मेरी बीवी को सेहत याबी मिल जाए। मैं भी राजी हो गया। मेरे दिल में बीवी के लिए कोई मोहब्बत नहीं थी। मैं बददिली से गिरजाघर में आया था, लेकिन वहां जो ईसाई सिस्टर मेरे सामने आई, उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। मैं बेताब सा इस सिस्टर को देखने लगा, मगर वो मेरे सामने से गुजर कर चली गई। मेरी नजरें उसका ताकुब करने लगीं। वो इतनी खूबसूरत थी कि मेरे लिए नजर हटाना मुश्किल हो गया। मेरे अंदर उसे पाने की तलब जागने लगी। मेरे दिल में बेचैनी बढ़ गई। मैं सब भूल गया कि मैं गिरजाघर में क्यों आया था। इस वक्त गिरजाघर में एक ईसाई मर्द मौजूद था। मुझे इस तरह यकटक सिस्टर को देखता तो वो मेरे करीब आया। यकीनन वो भी मेरे दिल की कैफियत जान चुका था, क्योंकि मेरी नजरें इस सिस्टर के वजूद के आर पार हो रही थी। वो मर्द राजदारी से बोला कि ये गिरजा घर में रहने वाली सिस्टर हैं। इनको यूं आंखें फाड़कर मत देखो, वो कोई आम लड़की नहीं है। मैंने कहा, इससे क्या फर्क पड़ता है, वो गिरजा घर की हो या बाहर की। ये लड़की बहुत खूबसूरत है, जो भी देखता होगा मेरी तरह देखता रह जाता होगा। वो बोला, ऐसा नहीं होता, लगता है तुम गिरजा घर में पहली बार आए हो। ये सिस्टर अपनी जिंदगी खुदा के लिए वक्फ कर चुकी हैं और सारी उम्र कवारी रहती हैं। ये सिस्टर भी कवारी और पाकीज़ा है, इसे देखने से परहेज करो। वो बोला, अपनी मर्दाना तलब को खुद तक महदूद रखो। सिस्टर पर बुरी नजर डालने का अंजाम नहीं जानते तुम। मैं इस मर्द की बात पर बुरी तरह गड़बड़ा कर नजरें चुरा गया, मगर मेरा दिल पूरी रफ्तार से धड़क रहा था। मैं इस जगह बैठा रह गया। वो मर्द गया तो मेरी नजरें इस सिस्टर के उदास चेहरे पर जम गई। वो सिस्टर बहुत ज्यादा हसीन थी और मैं हुस्न परस्त मर्द था। अपनी बीवी के साथ मैंने बहुत मुश्किल से गुजारा किया था। अब मेरे अंदर का हवस परस्त मर्द सर उठाने लगा, और ये बात मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता था कि अगर एक बार मर्द किसी औरत को हासिल करने की ठान ले तो फिर उसके लिए कोई रुकावट मायने नहीं रखती। मैं इस मामले में बिल्कुल ऐसा था जैसे कोई कर्जदार कर्ज वापस लेने वाला शख्स अपने मकरूज के सर पर तब तक सवार रहता है जब तक अपनी रकम उससे निकलवा ना ले। मुझे इतने साल बाद अपना माजी याद आने लगा था। मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी में मगन था। कभी गुजरे वक्त को याद करने का मौका नहीं मिला था, मगर इस रोज गिरजा घर में बैठकर इबादत करने की बजाय मैं इस हसीन सिस्टर को देखता अपना गुजरा वक्त याद करने लगा। मुझे नौउम्री में अपने स्कूल की एक लड़की पसंद आ गई। मारिया भी एक ईसाई लड़की थी। कुछ दिन पहले ही वो हमारे स्कूल में आई थी और पहले रोज से ही उसने सब लड़कों को अपना दीवाना बना लिया था। वो बहुत खूबसूरत और सबसी आंखों वाली निहायत पुरकशिश लड़की थी। वो बैरून मुल्क से आई थी और जो बात उसे सब में नुमाया करती थी वो उसका नमकीन हुस्न था। मारिया स्कूल में किसी से फ्री नहीं हुई थी। ना वो लड़कों से बात करती थी, ना लड़कियों से दोस्ती कर रही थी। वो अलग थलग बैठकर पढ़ाई करती रहती थी और जब फारिग होती तो खलाओं में तकती रहती थी। लड़कियों से देख देख कर दिल थाम लेते थे। मारिया ऐसी लड़कियों में से थी जो अपने हिसार में बांध लेने की सलाहियत रखती हैं। मैं भी इन्हीं लड़कों में शामिल था। यूनिफॉर्म में मारिया का खूबसूरत सेहतमंद सरापा खुद सबको मतवज्जो करता था। मैंने बाकी लड़कों की तरह एक तरफ रहने की बजाय मारिया के आगे पीछे घूमना शुरू कर दिया। मैं ऐसे मामलात में बहुत होशियार लड़का था। मारिया की खूबसूरती मुझे पागल करती थी। मेरे दिमाग में शादी ब्याह का कोई तसव्वुर नहीं था। मैं तो बस मारिया को हर हाल में हासिल करना चाहता था। मगर मेरी कोशिशें पहले तो मुसलसल नाकाम होने लगी। मेरे दोस्त मुझ पर हंसते थे कि मैं बदनीयत लड़का हूँ, उसके लिए पागल हो रहा हूँ। मुझे किसी की छेड़छाड़ से फर्क नहीं पड़ा था। मैं जानता था मारिया पाकिस्तानी नहीं थी, इसलिए उसे कभी भी स्कूल के किसी फर्द की जरूरत पड़ सकती थी। उसने साल के दरमियान में पढ़ाई शुरू की थी और जल्द इम्तहानात होने वाले थे। मेरी तवक्को के मुताबिक मारिया को पढ़ाई में मदद की जरूरत हुई तो मैं हाजिर हो गया। वो बाकी लड़कियों की तरह मदद मांगते हुए किसी हिचकिचाहट का शिकार नहीं हुई थी, बल्कि इत्मीनान से मेरे सामने किताब खोलकर रख कर सवाल करने लगती थी। मैं भी पढ़ाई में अच्छा था, उसे तेजी से सब समझाता चल जाता था। मेरी जहानत मेरे काम आ रही थी। मारिया पढ़ाई के लिए मेरे करीब होने लगी। चंद रोज हम सिर्फ पढ़ाई करते रहे, फिर हमारे दरमियान बेतकल्लुफी पैदा होने लगी और मारिया मुझे अपने बारे में सब बताती रही।
मारिया का बाप अमेरिकी ईसाई था और माँ पाकिस्तानी थी। मारिया की आंखें अपने बाप की तरह सब्ज चमकते नगों जैसी थी, जबकि तमकनत और खूबसूरती अपनी माँ जैसी थी। इसीलिए वो नमकीन हुस्न वाली पुरकशिश लड़की थी। मारिया की माँ मर चुकी थी, मगर उसका राब्ता अपने नाना और नानी से हमेशा रहा था। वो अपने बाप के साथ अच्छी जिंदगी गुजार रही थी, लेकिन अब उसका सौतेला भाई उसकी इज्जत के दर पे था। मारिया अपनी जिंदगी से उकता चुकी थी। मुझे एक रोज बताने लगी कि वहां हर मर्द को सिर्फ लड़की के खूबसूरत वजूद की तलब रहती है। मैं उसकी इस बात पर शर्मिंदा हो गया था, क्योंकि मैं भी इसी वजह से मारिया में दिलचस्पी लेता था। शायद सब लड़के इसीलिए मारिया को देखते रहते थे। हमें लगता था मर्द को औरत में सिर्फ इसी वजह से दिलचस्पी होती है। मोहब्बत का मेरी दुनिया में कोई वजूद नहीं था। मैं खामोश बैठा रहा, तब मारिया ने उदासी से कहा, आजकल मुखलिस रिश्ते नापैद हो चुके हैं। मेरा सगा बाप भी मुझसे उकता चुका था। कहता था, अब तुम जवान हो तो लड़के मतवज्जो भी होंगे। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। इसलिए मैं अपने बाप का घर छोड़कर पाकिस्तान आ गई हूँ। मेरे नाना नानी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मैं यहाँ खुश हूँ। मैंने उसे कहा, कोई भी मदद चाहिए हो तो मुझसे कह दिया करो। यहाँ मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। मारिया मेरी बात पर मुस्कुराने लगी। उसकी मुस्कुराहट बहुत प्यारी थी। मुस्कुराते हुए उसके गाल पर एक गड़ा पड़ता था। मैं अपनी कामयाबी पर दिल ही दिल में मसरूर हो रहा था। मैं मारिया को अपने इतना करीब कर चुका था कि वह मुझसे खुलकर बात भी कर लेती थी और हंस भी लेती थी। स्कूल के बाकी लड़के मुझसे पूछते कि मैं ऐसा क्या जादू कर रहा हूँ कि मारिया मेरी दीवानी हो गई है। हम लड़कों के लिए ये बस एक खेल में हार जीत जैसा मामला था। तब मुझे मारिया के एहसासात की परवाह नहीं हुई थी, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ मैं मारिया के लिए दीवाना होता जा रहा था। मेरी तलब बढ़ती जा रही थी। मैं मारिया के करीब होने लगा। वो मुझे हाथ पकड़ने देती थी, मगर इससे ज्यादा कभी हद पार करने नहीं दी। अगर कभी बहाने से मैं मारिया के करीब होता तो वो फौरन पीछे हो जाती थी। मुझे मारिया की एहतियात पर हैरत होती थी। वो ईसाई लड़की थी, बैरून मुल्क में रही थी, और उसने बताया था कि अमेरिका में मिलने वाले लड़कों की ख्वाहिश पर वो हर बार पीछे हो जाती थी। उसे जिस्मानी ताल्लुक से मसला नहीं था, वो सिर्फ सच्ची मोहब्बत मांगती थी, और वो सब सिर्फ हवस के पुजारी थे। मैं उसे वही यकीन दिलाने की कोशिश करता था कि मैं उससे सच्ची मोहब्बत करता हूँ। मेरे दिल का राज बस मैं ही जानता था। लेकिन हर वक्त सच्ची मोहब्बत की बात करने वाली मारिया मुझसे कतराने लगी। मेरे करीब होने पर दूर हो जाती थी। मैं जिद हो जाता था। हम स्कूल से कॉलेज में आ गए, जवान और समझदार हो गए। मारिया के हुस्न में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा था। वक्त के साथ साथ उसमें मजीद नजाकत आ गई थी। लोग समझते कि मारिया मगरूर लड़की है, मगर मैं जानता था वो सिर्फ मोहतात रहती है। मेरे लिए मारिया किसी कीमती खजाने की तरह थी, जो खुलेआम मुयस्सर था, मगर उसे काबू में करना मुश्किल हो रहा था। मेरी कोशिशें नाकाम होने लगी थी, तो मैंने थक कर मारिया से शादी की ख्वाहिश जाहिर कर दी। वो शादी का सुनकर बुरी तरह घबरा गई और एक लम्हा की भी देर किए बिना इनकार कर दिया। मैं हैरान रह गया। मुझे लगने लगा था मारिया मुझे पसंद करती है। उसके हर अंदाज से यही जाहिर होता था, मगर वो शादी करने को तैयार ना थी, ना मुझे अपने करीब जाने देती थी। ऐसा पहले बिल्कुल भी नहीं था। मारिया मोहब्बत भरी जिंदगी और एक मोहब्बत करने वाले मर्द की चाह रखती थी। वो ख्वाबों में जिंदा रहने वाली लड़की थी, मगर अब बदलती जा रही थी। मैं परेशान हुआ था। मारिया को पाने के लिए मैंने एक लंबा अरसा इंतजार किया था, और अब मेरे इंतजार की हद खत्म हो रही थी। मारिया मेरे हाथ नहीं आ रही थी। पहले मेरे करीब हो गई थी, फिर कहने लगी, हम सिर्फ दोस्त हैं, फासला रखा करो। मुझे लगा हुस्न के साथ साथ मारिया में गरूर पैदा हो गया था। मैंने उसे जबरदस्ती हासिल करने की कोशिश की, और एक रोज मारिया को फोन पर अकेले में मिलने का कहा। वो ठटक गई, पूछने लगी कि क्या हुआ। मैंने झूठ बोल दिया कि बहुत जरूरी बात है, मिलना जरूरी है। वो फिक्रमंद होने लगी और कहने लगी, मेरे नाना इजाजत नहीं देंगे। मैंने कहा, शाम के वक्त छुप कर आ जाओ, बात बहुत जरूरी है। मैंने अपना लहजा ऐसा बना लिया कि मारिया मुझे सुनकर परेशान हुई। मैंने ऐसा जाहिर किया जैसे देर हुई तो नुकसान हो जाएगा। वो बोली कि ठीक है, मैं आ जाऊंगी। मैं सोच चुका था मारिया मिलने आएगी तो मैं अपना मकसद पूरा कर लूंगा। मैं वही मर्द बन चुका था जिसे सिर्फ मारिया के जिस्म से मतलब था। इस रात मैंने मारिया से मिलने के लिए एक अलग थलग जगह का इंतजाम किया था, जहां से किसी का गुजर ना हो, क्योंकि मेरा जो मकसद था उसके लिए राजदारी बहुत जरूरी थी। इस रात मारिया आई तो मैं बातें करता बहाने बहाने से उसके करीब होने लगा। ऐसी क्या बात थी कि तुमने मुझे यूं अकेले मिलने में बुला लिया? वो मुझसे बार बार सवाल करने लगी। उसके चेहरे पर घबराहट थी, मगर मैं तो उसे अकेले में अपने करीब देखकर ही होश गंवा रहा था। घर के आम सादा से लिबास में मारिया और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसने मखसूस मगरबी लिबास पहना हुआ था। खुली शर्ट के साथ स्कर्ट पहन रखी थी, मगर लिबास मुकम्मल था। उसका नाजुक वजूद इस ढीले ढाले लिबास में बिल्कुल छुपा हुआ था, लेकिन मेरी नजरें उसके वजूद को गहराई से माप रही थी। वो घबरा रही थी। बोली, तुम्हें मुझसे क्या जरूरी काम था? तुमने मुझे परेशान कर दिया। मैं फिक्रमंद हो गई, इसलिए भागी चली आई। इसके अल्फाज पर मुझे इत्मीनान हुआ। मारिया का शाम के अंधेरे में मेरे लिए परेशान होकर अकेले में मिलने आना
مجھ پر ظاہر کر چکا تھا کہ میں بھی اس کے لیے سب سے ضروری اور خاص تھا۔ ماریا اپنے نانا نانی کو دھوکہ دے کر میرے پاس آئی تھی۔ مجھے یہ بات تسکین پہنچا رہی تھی۔ اس نے مجھے تب بتایا کہ میرے نانا نانی اب مجھ پر سختی کرنے لگے ہیں، مجھے بلا وجہ گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ تعلیم کے لیے بھی اس نے بہت مشکل سے اجازت مانگی تھی۔ میں اس کی بغاوت پر اکسانے لگا۔ میں نے اسے کہا کہ تمہارے نانا نانی تم جیسی آزاد خیال اور آزاد ماحول میں پلنے والی لڑکی کو ایسے گھر میں قید نہیں کر سکتے، تم احتجاج کیوں نہیں کرتی؟ میں غصہ دکھانے لگا۔ ماریا نظر چرا کر بولی کہ تم وجہ نہیں جانتے، ان کی مجبوری ہے، میں ان کی ہر بات ماننے کی پابند ہوں۔ وہ بولی کہ تم جلدی بتاؤ تمہیں کیا پریشانی ہے۔ میرے نانا نانی گہری نیند سو رہے تھے تو میں گھر سے نکل آئی، مگر وہ لوگ جاگ گئے تو مسئلہ ہوگا۔ میرا جلد واپس جانا بہت ضروری ہے۔ میں خوش ہو گیا۔ ماریا خود میرے پاس آئی تھی۔ میں اس کی مجبوری نہیں جان پایا، میں نے اسے پوچھنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ میں اس سے محبت کا اظہار کرنے لگا، اس پر اپنی بےتابی ظاہر کرنے لگا۔ وہ الجھ گئی۔ مجھ سے ضروری بات پوچھتی تو میں بات گھما دیتا تھا۔ وہ صاف الفاظ میں بولی کہ تمہاری محبت کی قدر کرتی ہوں، مگر میں تمہاری محبت قبول نہیں کر سکتی۔ اگر تمہیں یہی بات کرنی تھی تو میں واپس جا رہی ہوں۔ ماریا جانے کے لیے اٹھی۔ میں ہوش میں آیا۔ اگر وہ چلی جاتی تو پھر دوبارہ کبھی ہاتھ نہ آتی۔ مجھے لگا کہ میں نے اسے حاصل نہ کیا تو ناکام رہوں گا۔ میں اسے زبردستی روکنے لگا، اس سے التجا کرنے لگا۔ میں نے اس کے ساتھ وقت گزارنا تھا۔ ماریا نے کہا ایسا ممکن نہیں ہے۔ وہ بولی مجھے لگتا ہے یہاں آ کر میں نے غلطی کر دی ہے۔ تم فضول باتیں کر رہے ہو۔ مجھے غصہ آ گیا۔ ماریا خود کو اتنا شریف ظاہر کیوں کر رہی تھی جبکہ وہ آزاد مغربی ملک میں رہی تھی؟ میں نے اپنی اصلیت ماریا پر واضح کر دی۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکتا ہوا میں اس کے ساتھ زبردستی کرنے لگا اور اسے مسلسل انکار پر مجھے پاگل کر رہا تھا۔ میں نے ماریا سے کہا کہ میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں، لیکن ایک مرد کی عورت سے محبت ایسی ہوتی ہے، تم چاہے مجھے ہوس پرست مرد کہو، جو بھی سمجھو، مگر میں تمہارے ساتھ رات گزارنا چاہتا ہوں۔ ماریا میرے الفاظ پر ساکت رہ گئی تھی۔ وہ بولی کہ مجھے لگا تھا کہ تم بہت خالص محبت کرتے ہو، مگر تمہیں بھی میرا جسم ہی چاہیے۔ میں نے اس سے کہا کہ میں تم سے خالص محبت ہی کرتا تھا، میں نے تم سے شادی بھی خواہش کی تھی، مگر تم نے خود انکار کر دیا۔ ماریا کیا چاہتی تھی میں سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ سچی محبت کی چاہ بھی رکھتی تھی، مگر نہ شادی کرنے کو تیار تھی، نہ وقت گزارنے کے لیے راضی ہوئی۔ مگر میں تو ماریا کے لیے لالچی ہو چکا تھا۔ میں نے کہا کہ میں تمہیں حاصل کیے بغیر نہیں چھوڑ سکتا۔ میں نے تم پر بہت محنت کی ہے، تمہارا دل جیتا، تم سے محبت کی، مگر تم بار بار ٹھکرا رہی ہو۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں اس کے ساتھ زبردستی کرنے لگا۔ ماریا مجھے روکتی رہی، سمجھانے کی کوشش کرنے لگی۔ بولی میری مجبوری کو سمجھو، میں تمہیں پسند کرتی ہوں، مگر تمہارے ساتھ یہ تعلق نہیں بنا سکتی۔ اس کی بات نے مجھے مزید دیوانہ کر دیا۔ وہ بھی مجھے چاہتی تھی۔ یہ سن کر تو میں ہر حد سے گزر جانے کو تیار تھا۔ ماریا گھبرا کر رونے لگی، مگر میں نے اس کے رونے کی کوئی پرواہ نہیں کی تھی۔ ماریا جانے مجھے اپنے کیا کیا مجبوریاں بتاتی رہی تھی۔ وہ مجھ سے منتیں کرنے لگی، محبت کے واسطے دینے لگی، مگر اس رات میں نے ماریا کو آزاد نہیں کیا تھا۔ اسے زبردستی 2 گھنٹے اپنے پاس قید رکھا اور میں نے اس کی عزت و ناموس روند ڈالی تھی۔ وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی تو میں اسے وہیں سے بھاگ گیا تھا۔ اس رات تو میں بہت پرجوش تھا۔ میں نے ماریا کو حاصل کر لیا تھا۔ وہ واقعی بہت خوبصورت تھی۔ اس نے میرے حواس اڑا کر رکھ دیے تھے۔ کئی روز تک میں اس رات پر مسرور رہا تھا۔ مجھے لگتا تھا ماریا ایک عام سی لڑکی ہے، یقیناً وہ میری محبت پا کر مجھے سوچنے لگی ہوگی۔ میں نے اسے ایسی کوئی بھی اذیت یا تکلیف نہیں دی تھی کہ وہ مجھ سے نفرت کرتی۔ میں نے زبردستی ضرور کی تھی، مگر ماریا کے ساتھ کوئی وحشیانہ سلوک نہیں کیا تھا۔ میں کئی روز تک ماریا کا انتظار کرتا رہا۔ میں نے سوچا کہ وہ آئے گی، غصہ کرے گی تو میں منا لوں گا، اسے معافی مانگ لوں گا اور اسے کہوں گا کہ میں اس کی محبت نے مجھے اندھا کر دیا تھا۔ اس ایک رات کے بعد میں بےتاب سا رہنے لگا تھا۔ میرا دل چاہنے لگا کہ ماریا کو ہمیشہ کے لیے اپنا لوں۔ اس لڑکی میں بہت کشش تھی، مگر اس رات کے بعد ماریا ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئی تھی۔ میں اس کو تلاش کرتا رہ گیا تھا۔ کئی ماہ گزر گئے۔ دھیرے دھیرے میرے دماغ سے ماریا کا خیال محو ہونے لگا۔ میں نے تعلیم مکمل کی اور پھر کاروبار کیا۔ مصروفیت نے مجھے بھلا دیا کہ میں نے ایک پاکیزہ لڑکی کی پاکیزگی کو داغ لگایا تھا، مگر جب گھر والوں نے شادی کی تو بیوی کو دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گیا تھا۔ میری بیوی بہت کم صورت تھی۔ شادی کی پہلی رات ہی مجھے ماریا یاد آئی تھی۔ میں بری طرح تنگ ہونے لگا تھا۔ میری کیفیت اور تاثرات بدلنے لگے تھے۔ بیوی سے گھن آنے لگی۔ ماریا جیسی خوبصورت لڑکی کے بعد تو میری بیوی مجھے بہت کمتر لگ رہی تھی۔ میں اپنی بری قسمت پر اپنے بال نوچنے لگا۔ کاش ماریا مل جاتی تو میں اسی کو ساری عمر کے لیے اپنے گھر لے آتا، مگر وہ تو جانے کہاں چلی گئی تھی۔ میں نے اپنا غصہ دل کھول کر اپنی بیوی پر انڈیلا تھا۔ میں ایک ایسا عجیب مرد تھا جس نے ایک انجان لڑکی کے ساتھ زبردستی ناجائز تعلق بناتے ہوئے اس پر نرمی کی تھی، مگر اپنی بیوی کو بے زبان جانور سمجھ لیا۔ میری بیوی میری درندگی پر سہم کر رہ گئی تھی، مگر وہ بہت زیادہ خدمت گزار اور معصوم لڑکی تھی۔ میرے سامنے سر جھکا کر رہی تھی۔ اس نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا، نہ ہی مجھے میرے رویے پر ملامت کی تھی۔ میں کئی روز تک اپنی بیوی کو ذلیل کرتا رہا۔ تب ماریا یاد آتی، میں پاگل ہو جاتا۔ مجھے ماریا کی طلب ستا آتی رہی تھی۔
मगर मारिया का कोई अता पता न था। मेरा पहला बेटा हुआ तो बीवी कमजोरी की वजह से बीमार रहने लगी। डॉक्टर ने बहुत एहतियात का कहा, मगर मैं अपनी बीवी को कभी इस काबिल ही नहीं समझता था कि उसका ख्याल रखता या उस पर तरस खाता। मेरी बीवी दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी, मगर मुझे फर्क नहीं पड़ता था। इसकी बीमारी बढ़ने लगी। मेरी माँ परेशानी से मुझे बीवी का ख्याल रखने का बोलती, मगर मैं फट पड़ता था। मुझे कम सूरत बीवी में कोई दिलचस्पी नहीं है। ऐसी औरत को कैसे चाह कर रखूं? उसकी सूरत मुझे बुरी लगती है। मेरी बीवी मुजरमों की तरह सर झुका देती। मैं सिर्फ एक जरूरत की तरह उसे घर में रखे हुए था। मेरी माँ खामोश रहने लगी। उसे खौफ था कि किसी रोज मेरी बीवी थक कर मुझे छोड़ जाएगी, मगर बीवी ना जाने किस मिट्टी की बनी हुई थी। वो मेरी हर सख्ती और जुल्म बर्दाश्त करती थी, मगर कभी उफ तक नहीं करती थी। मेरे 2 बच्चे हो गए। बीवी पहले से ज्यादा बीमार रहने लगी। पहली बार मुझे अपनी बीवी की फिक्र हुई थी, वो कभी सिर्फ इसलिए कि वो मेरे बच्चों की माँ थी। और मैं नहीं चाहता था कि मेरे बच्चे बगैर माँ के जिंदगी गुजारे। मेरी बीवी मेरे बच्चों का बहुत ख्याल रखती थी। उसने मेरे बच्चों की जितनी मोहब्बत और तवज्जो से तरबियत की थी, शायद कोई औरत ना कर सकती। अपनी बीवी की जिंदगी के लिए मैं पहली बार गिरजाघर गया था, मगर वहां सिस्टर की सूरत में मारिया को देखकर मेरे होश उड़ गए थे। वो मर्द बोला था कि गिरजाघर की सिस्टर कवारी और पाकीज़ा है, उसे बुरी नजर से मत देखो। सब उसे कवारी समझते थे, उसे पाकीज़ा लड़की समझते थे, जबकि मैं इस सिस्टर के साथ एक यादगार रात गुजार चुका था। मैं वो मर्द था जो उसके साथ ज़िना जैसा गुनाह कर चुका था। ये सच शायद इस सिस्टर और मेरे दरमियान ही रह गया था। वो इतना बड़ा सच छुपाकर गिरजाघर वालों को धोखा दे रही थी, जबकि मैं जानता था कि मारिया पाकीज़ा और कवारी नहीं थी। वो खुदा की खिदमत करने के काबिल नहीं थी। मैं मारिया के साथ पहले ही गुनाह कर चुका था। मारिया की मुझ पर नजर पड़ी तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसे लगा कि मैं सब लोगों के दरमियान उससे पहचान लेने का दावा करूंगा, मगर मैं खामोशी से इस गिरजाघर से निकल आया। इस रात खाना खाते ही मैं फिर से बाहर जाने की तैयारी करने लगा। माँ ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा कि मैं गिरजाघर जा रहा हूँ ताकि इबादत कर सकूं। मेरी माँ और बीवी खुश हो गई। मैं गिरजाघर में पहुंच गया। मारिया इबादत करने में मसरूफ थी। मैंने तन्हाई पाते ही हमारी से गुजरी मारिया का माह के बारे में सवाल किया तो वो रो पड़ी। मेरे आगे हाथ जोड़कर बोली, मेरे बारे में किसी को मत बताना, वरना मेरे नाना नानी मुझसे नफरत करेंगे। मैं तुम्हारी वजह से बर्बाद हुई। मेरा क्या कसूर था? तुमने मेरी दोस्ती का मान तोड़ा और मुझे किसी काबिल नहीं छोड़ा। मैं शर्मिंदा होने के बजाय उससे नाराज होने लगा। मैंने कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता था, मैं तो शादी करना चाहता था। मैं उसे कितने माह तक तलाश करता रहा। ये सच भी था। मारिया मेरी बात पर उदास हो गई। उसने मुझे तब अपने बारे में बताया। कहने लगी, मेरे नाना नानी मेरे माँ को बचपन से समझा दिया था कि वो उसे अल्लाह के लिए वक्फ कर देंगे। जवान होते ही उसे गिरजाघर में भेज दिया जाएगा। इसके लिए जरूरी था कि मेरी माँ पाकीज़ा और कवारी रहे। मेरी माँ ने जिद की कि उसे पढ़ना है। वालिदैन ने पढ़ने की इजाज़त दी, मगर तालीम के दौरान अपने वादे से मुकर गई। स्कॉलरशिप पर मुल्क से बाहर निकली और गोरे से शादी कर ली। मारिया ने कहा कि मैं पाकिस्तान आई तो नाना ने मुझे गिरजाघर में रखने का सोच लिया। वो पहले ये बात नहीं जानती थी। जब उसे खबर हुई तो वो मुझसे दूर होने लगी, मगर मैंने उसके साथ ज़बरदस्ती करके उसे किसी काबिल ना छोड़ा था। वो डर गई कि सच बताने पर नाना नानी उसे निकाल देंगे। वो इस रात को अपने सीने में दफन कर गई। इस रोज के बाद पढ़ाई छोड़कर रोजाना गिरजाघर जाने लगी। इसकी लगन और गिरजाघर से अकीदत देखकर इसके नाना नानी बहुत खुश हो गए और उसे वहीं भेज दिया। वो तब जाकर गिरजाघर में सिस्टर बनकर रह रही थी। मैं बेचैन हो गया। मारिया से कहा कि मैं तुम्हें भुला नहीं पाया। उसे बता दिया सब। मैं अपनी बीवी को कभी मोहब्बत नहीं दे सका। वो मेरे दिल में जगह नहीं बना पाई। मारिया भी सर झुका गई थी। उदासी से बोली कि वो भी मुझे कभी भुला नहीं पाई थी। रोजाना इबादत करती थी, रोती थी, मगर इस रात को भूल नहीं पा रही थी। हम दोनों ही एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते थे। वो तो पहले ही पाकीज़ा नहीं रही थी। गिरजाघर में हम दोनों अकेले थे। मारिया मेरे करीब हो गई। हमें एक दूसरे की मोहब्बत चाहिए थी। वो भी मुझे याद करती थी, तरसती रहती थी। दुनिया के सामने पाकीज़गी का निकाब चढ़ाकर रखती थी। हम दोनों गिरजाघर में भी नाजायज़ ताल्लुक बनाने लगे। इस रोज़ के बाद मैं बाकायदगी से गिरजाघर जाता। मारिया मुझे अपना आप सौंप देती थी। मेरी तरह वो भी कटर रसाई नहीं थी। गिरजाघर में रहकर भी वो सिर्फ मोहब्बत की चाह रखती थी। नाना नानी का एहसान उतारने के लिए वो गिरजाघर में रहती थी। मैं भी खुश रहने लगा। मेरी माँ और बीवी समझते थे कि मैं मजबी हो गया हूँ। बीवी को खुशफहमी थी। उसकी बीमारी ने मुझे सीधा कर दिया है। मैंने भी इस खुशफहमी को दूर नहीं किया। मैंने बीवी को अपना रवैया भी ठीक कर लिया था ताकि वो मुझ पर शक ना करे। बीवी घर में बच्चों को पालती, मेरा ख्याल रखती और अपनी मोहब्बत मारिया पर लुटाता रहा। किसी को मारिया और मेरे ताल्लुक का कानो कान खबर नहीं हुई थी। मगर असल मसला तब हुआ जब मारिया को एहसास हुआ कि वो माँ बनने वाली है। वो घबरा गई। मैंने उसे कहीं छुप जाने का मशवरा दिया। वो दुनिया से कटकर इबादत करने का बोलकर गिरजाघर के एक कमरे में बंद रहने लगी। हमारा बच्चा हुआ तो मारिया ने बच्चा मेरे हवाले कर दिया। वो गिरजाघर में बच्चा नहीं रख सकती थी। मैं भी खुद अपने बच्चे को लेकर दूर नहीं रह सकता था। वो बिल्कुल मारिया जैसा था। मैंने बच्चे को छुप कर अपने ही घर के सामने रख दिया। मेरी बीवी को बच्चा मिला तो घर ले आई। इतना खूबसूरत बच्चा देखकर वो दीवानी हो रही थी। मुझसे इजाजत मांगने लगी कि मैंने उसे कहा कि ठीक है, हम बच्चा पाल लेते हैं।
वो खुश हो गई, मेरा शुक्रिया अदा करने लगी। मेरी बीवी ने बच्चे को बहुत मोहब्बत और तवज्जो से घर में रखा हुआ था, मगर बच्चा ना मेरी बीवी का दूध पीता, ना बाज़ारी दूध। उसे रास आता था, वो भूख से बिलखता रहता था। मैं परेशान हो गया। मारिया को बताया तो वो भी तड़प गई। माँ थी, रह नहीं पाई और एक रोज़ खतरा मोल लेकर वो फ़कीरनी के रूप में हमारे घर में आ गई। मेरी बीवी से फरियाद करने लगी कि मुझे खाना दे दो। मेरी बीवी किचन में गई तो मारिया अपने बच्चे को छुपकर दूध पिलाने लगी। बच्चा माँ का लम्स पाते ही चुप हो गया और पेट भरने लगा। इस रोज़ के बाद मारिया रोज़ाना आने लगी। हम दोनों ये बात भुला गए थे कि इसका यूं रोज आना, बच्चे को दूध पिलाना हमेशा छुपा नहीं रह सकता था। एक रोज मेरी माँ ने मारिया की वो हरकत देख ली। वो बोली, मुझे पहले ही शक था इस फकीरनी की शक्ल बच्चे से मिलती है। वो मारिया से सवाल करने लगी। मैं घर पर नहीं था। मारिया घबरा गई। मेरी बीवी रोकती रह गई, मगर मेरी माँ ने मारिया को बच्चे समेत घर से निकाल दिया। वो मेरा इंतजार करती रही, मगर मैं काम से दूसरे शहर गया हुआ था। मारिया मजबूर हो गई, वो अपने बच्चे को फेंक नहीं सकती थी। रोते रोते अपने नाना नानी के पास पहुंची। उसके नाना नानी पर सदमे के पहाड़ टूट पड़े थे। वो वापस लौटा। मैं तो बीवी ने सब बता दिया। मैं पागल हो गया, मारिया को ढूंढने लगा। गिरजा घर पहुंचा तो वहां जख्मी पड़ी थी। मैं परेशान हुआ। तब मारिया ने रोते हुए बताया कि उसके नाना नानी ने सच जानकर सजा के तौर पर उसे जहर देकर गिरजा घर में फेंक दिया है, ताकि वहां मरे तो कम से कम लोग उसे इज्जत से दफना तो दें। वो आखिरी सांसें पूरी कर रही थी। मुझे अपने नाना नानी के घर का पता देकर उसने अपना बच्चा लेने का कहा। मेरी आंखों के सामने मारिया की मौत हो गई थी। मैं गम से भरा जब बच्चा लेने गया तो पता चला वो बच्चा भी भूखा रहने की वजह से मर चुका था। मेरी दुनिया उजड़ गई थी। मैंने मारिया को हासिल करने के लिए गुनाह पर गुनाह किए थे, मगर फिर भी आखिर में खाली हाथ रह गया था। मैं घर लौट आया। बेबसी ये थी कि माँ को गिला भी नहीं दे सकता था, क्योंकि कोई मारिया को नहीं जानता था। उससे मेरी मोहब्बत और ताल्लुक मेरे सीने में दफन होकर रह गया। मेरी बीवी भी 1 साल बाद बीमारी की वजह से मर गई। माँ भी मर गई। मेरे बच्चे अब जवान हैं, बेअदब और बिगड़े हुए हैं। मेरे साथ उनका ताल्लुक बराए नाम है। मैं आज तक मारिया को अपने बच्चे को याद करता हूँ कि काश वो जिंदा होता। शायद वो बाअदब होता। मारिया की निशानी मेरे पास होती। शायद मेरी जिंदगी कुछ अलग होती। सोचता हूँ मारिया के साथ वो सब ना करता तो शायद वो जिंदा होती और मेरी जिंदगी में उसकी जुदाई का गम कभी शामिल ना होता।